तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि 2 टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं वेक्टर, एक को कहते हैं स्केलर। स्केलर वो क्वांटिटी थी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता था और यूनिट होती थी। वेक्टर में क्या था कि मैग्नीट्यूड है, यूनिट है और साथ साथ ही एक डायरेक्शन भी होता है। वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहते हैं, है ना। वेक्टर जो है वेक्टर है ना, जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट है और डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन है। इसके साथ साथ ही वेक्टर के कुछ लॉ है, उसको फॉलो करता है ना। वेक्टर के कुछ लॉ हैं, उसको फॉलो करता है। इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो अब बात है मैग्नीट्यूड। तो जैसे आप समझिए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे एक ब्लॉक है ना, इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स के लिए जैसे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ ले लेते हैं हम लोग, 10 न्यूटन फोर्स है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो 10 है ना, ये जो 10 है ना, 10, ये 10 क्या होता है, 10 जो है ये मैग्नीट्यूड है, ये 10 जो है ये मैग्नीट्यूड है और जो न्यूटन लिखा हुआ है ना, ये इसकी यूनिट है ना। लेकिन इसके साथ साथ आप और एक चीज़ देखिए कि वेक्टर में एक डायरेक्शन बताया गया है कि फोर्स जो लग रहा है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। इधर लग रहा है फोर्स या इधर लग रहा है, तो एक डायरेक्शन बताना पड़ता है कि फोर्स जो लग रहा है, इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। तो जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक ये नहीं पता पड़ेगा कि ये फोर्स जो है ना, कि ये किधर लग रहा है ना। तो देखिए, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी, एक तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो फोर्स है ना, फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरीके से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि वेक्टर हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, बता देते हैं। जैसे फोर्स है ना, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। तो ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी आप देख रहे हैं ना, ये सब वेक्टर है। इस तरह से बहुत सारे और भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि वेक्टर है, ठीक है। चलिए, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था कि जैसे कोई एक वेक्टर है, अगर ये क्वांटिटी वेक्टर है तो इसके ऊपर एक एरो लगा होता है, या तो फिर ये कुछ बोल्ड लेटर में लिखा हो। जैसे कोई ये भी अगर कोई सी अगर कोई वेक्टर है तो ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस पे एरो देने की ज़रूरत नहीं है ना। और जैसे यहाँ बी हो गया, कोई डी है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर क्वांटिटी कौन है, तो जिस पे एरो लगा है वो वेक्टर है, या फिर बोल्ड लेटर में लिखा है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका था, या तो उसको हम लोग बोल्ड लेटर में लिखते थे या उसके ऊपर एक एरो लगा देते थे, है ना। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। अब देखिए, देखिए कोई वेक्टर है ना, कोई भी वेक्टर आप ले लेते हैं। इस वेक्टर को अगर आप पैरेलली शिफ्ट करते हैं, है ना, कोई जैसे अगर कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर को अगर आप पैरेलली शिफ्ट करते हैं, मतलब ये पैरेलल, ये इसी वेक्टर को, अगर ये वेक्टर है और इसको आप पैरेलल लेके यहाँ चले आए, है ना, इसकी लेंथ भी वही है, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है ना। अगर इसका डायरेक्शन आप कुछ भी कह देते हैं, जैसे मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन में ही है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर ए है वो इक्वल है वेक्टर बी के। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे
सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है ना, दोनों डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का डायरेक्शन नॉर्थ है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी 5 है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है। लेकिन अगर एक और वेक्टर ले लेते हैं जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, ऐसे है कुछ, है ना, ऐसे है, और ये भी 5 सेंटीमीटर ही है, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन कुछ अलग है ना। इस डायरेक्शन को कुछ भी आप मान लेते हैं, चलिए ईस्ट मान लेते हैं ना, तो इस डायरेक्शन में है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर जो है, इस वेक्टर का नाम अगर हम लोग बोल दें कि ये वेक्टर सी है, तो हम लोग कहेंगे कि ये वेक्टर सी जो है ना उसके इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसका डायरेक्शन अलग हो गया। तो अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है ना, तो फिर इक्वल वेक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो, है ना, दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो तो एंगल कैसे निकालते थे, है ना। तो जैसे एक कोई वेक्टर है यहाँ दिया हुआ ऐसे, है ना, एक वेक्टर कुछ ऐसे दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे दिया है ना। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते थे कि इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते थे, है ना, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है ना। पैरेलल शिफ्ट करने से देखिए, इस वेक्टर को आप पैरेलल ऐसे ले जाइए, इधर ले जाइए, ठीक है, या इसी लाइन में आगे या पीछे एक्सटेंड कीजिए इस वेक्टर को, तो चेंज नहीं होता है ना। लेकिन इसको अगर किसी एंगल से रोटेट करा देते हैं ना तो वेक्टर चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जैसे हम लोग को इन दोनों वेक्टर के बीच अगर एंगल निकालना है, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे कि इस वेक्टर को पैरेलली हम लोग लेके आते थे, है ना, और इस वेक्टर को पैरेलली यहाँ से लेके यहाँ आ जाते थे ना। तो ये वेक्टर अगर इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, तो ये अब दोनों वेक्टर का टेल यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, तो ये जो एंगल थीटा होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, है ना। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, इसके लिए दोनों वेक्टर का टेल मिला हुआ होना चाहिए, या तो फिर हेड भी मिला हो सकता था। जैसे इस वेक्टर को आप लेके आते और यहाँ जोड़ देते ऐसे, है ना, इसको ऐसे पैरेलली लाते और यहाँ ले आते, ठीक है। तो ये तो दोनों का जो हेड मिल रहा है ना, तो इस एंगल को भी आप कहिएगा कि ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, दोनों एंगल सेम ही होगा, है ना। तो दो वेक्टर के बीच एंगल कितना होता है ये हम लोग देख चुके थे, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है ना वो क्या होता है, और रिजल्टेंट को ही हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर, है ना। तो उसको समझिए आप कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे आप समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ब्लॉक है, ये कोई एक ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया जा रहा है इधर 10 न्यूटन का, ठीक है। ये ब्लॉक उस ग्राउंड पे रखा हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, है ना। यहाँ का फ्रिक्शन 0 ले लेते हैं अभी, ठीक है, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इधर। इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स हम लगा दिए यहाँ पे, एक और फोर्स लगा रहे हैं इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, है ना। इसी डायरेक्शन में एक 8 न्यूटन का और फोर्स लगा दिए, ठीक है। अभी हम लोग को पता है कि ये ब्लॉक इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो जो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स लगेगा, या समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज कहें, है ना, इन दोनों फोर्स का समेशन कहें, या नेट फोर्स कहें, या रिजल्टेंट फोर्स कहें, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, है ना, या इसको एफ नेट कह रहे हैं अभी हम, एफ नेट, तो ये कितना होगा 10 और प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 न्यूटन, है ना। तो ये बात हम लोग को समझ में आती है कि अगर किसी ब्लॉक पे एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है ना, तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा ना उन दोनों के समेशन के बराबर होगा, और इसको सिंपल जो हम लोग अलजेब्रा में समेशन करते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में अब क्या करते हैं कि एक और फोर्स लगा देते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इधर ये लगा देते हैं इधर 6 न्यूटन का। अब आपसे पूछा जाए कि इसका नेट फोर्स कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि ये दोनों फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो 18 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है 6 न्यूटन लग रहा है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि इस 18 में से 6 को माइनस कर देते हैं तो 12 न्यूटन होगा, है ना। और 12 न्यूटन का जो फोर्स लगेगा ना इसके अपोजिट डायरेक्शन, 12 न्यूटन का जो फोर्स लगेगा, इधर का फोर्स ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये समझ में आ रहा है,
ठीक है। तो ये तो हम लोग बिना किसी वेक्टर को पढ़े हुए भी बता देते हैं कि ठीक है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों फोर्स ऐड होकर 18 हो गया, कुछ फोर्स इधर लग रहा है कुछ फोर्स इधर लग रहा है, तो जिधर का फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में ब्लॉक जाएगा। तो 10 + 8 = 18 इधर लग रहा है, 6 पीछे की ओर लग रहा है, तो नेट फोर्स 18 - 6 कर दिए तो 12 न्यूटन इधर लग रहा है। तो ये सब चीज़ तो हम लोग को समझ में आ जाती है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जैसे देखिए अब इसी ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहा है। एक फोर्स जो लग रहा है ना वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो दूसरा फोर्स लग रहा है ना वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। ये फोर्स ले लेते हैं कुछ, ये फोर्स जो है ना ये 10 न्यूटन है, और ये फोर्स ले लेते हैं कुछ 6 न्यूटन का है, और दोनों के बीच एंगल कुछ ले लेते हैं 60 डिग्री है। अब इन दोनों का नेट फोर्स कितना होगा और ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो देखिए इतना तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है, तो ये ब्लॉक जो है ना वो कुछ ऐसे जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ना, एफ रिजल्टेंट जो होगा, है ना, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि एफ नेट कुछ इसी डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन इस एफ नेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और साथ ही साथ इसका जो एफ नेट का डायरेक्शन होगा ना वो कितना होगा, ये हम लोग को बताना होगा, है ना। तो देखिए ये तो फोर्स हम लोग बता रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि अगर 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल है और 6 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है ना वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे है ना। तो ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन तो हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट है वो ये एंगल जो बना रहा है, मान लेते हैं कि ये 10 न्यूटन वाले फोर्स से, ठीक है, ये एंगल कुछ अल्फ़ा मान ले, तो ये अल्फ़ा एंगल कितना होगा, जिससे आपको पता लगे कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे ये ब्लॉक मूव करेगा, है ना। तो ये एंगल निकालना होगा, और ये एफ नेट जो फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स हो रहा है ना ये कितना होगा ये निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि देखिए अभी इसमें हुआ था क्या, जैसे पहला जो हम लोग एग्जांपल लिए थे कि एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक पे इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर ही 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, है ना। तो इसका रिजल्टेंट जो है 18 हो रहा था, है ना। तो देखिए 18 होता कैसे है ना इसका, तो जैसे आप 10 न्यूटन को मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है ए, और 8 न्यूटन को मान लीजिए कि एक वेक्टर है बी, है ना। तो इन्हीं दोनों वेक्टर का सम निकालना था हम लोग को, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक वेक्टर अपना ए हो गया है ना, 10 न्यूटन का ये हो गया है ना, ये 10 वाला हो गया वेक्टर, इसी वेक्टर के हेड से जो दूसरा वेक्टर है 8 न्यूटन वाला ना, इसके टेल को मिलाते हैं। तो देखिए ये 10 वाला था, है ना, और ये 8 वाला था, यही था ना। तो 10 वाला, ठीक है ना, किसी को कोई भी एक वेक्टर को आप जो है ना फर्स्ट वेक्टर मान लीजिए। तो चलिए मैंने मान लिया कि 10 न्यूटन का वेक्टर जो है ना, ठीक है ना, ये फर्स्ट वेक्टर है 10 न्यूटन वाला। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से ये जो सेकंड वेक्टर का है ना टेल, उसको मिलाना है, और इस तरीके से मिलाना है कि ये वेक्टर जो है वो चेंज ना करे, मतलब कि इसको पैरेलली आप लाके यहाँ पे मिलाइए, है ना। अगर रोटेट करके मिलाते हैं, ऐसे रोटेट कर देते हैं, तब तो वेक्टर ही चेंज हो जाएगा ना। तो इस वेक्टर को 8 न्यूटन वालों को आप पैरेलली लाइए यहाँ पे, और जो फर्स्ट वेक्टर था 10 न्यूटन, इसके हेड से इस 8 न्यूटन वाले के टेल को मिलाइए। तो चलिए यहाँ पे कलर चेंज कर लो, ये 8 न्यूटन वाले को मिला दिए यहाँ पे हम लोग, है ना। ये 8 न्यूटन वाला हो गया, है ना। तो ये 10 न्यूटन था, ये 8 न्यूटन था। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि पहले 10 न्यूटन वाला फोर्स लिए, है ना, इसके हेड से 8 न्यूटन वाले फोर्स का टेल मिलाए। अब ये वेक्टर का जो इनिशियल वेक्टर, जो फर्स्ट वेक्टर है, उसका टेल, है ना,
रिजल्टेंट कैसे बताते हैं हम लोग कि जो फर्स्ट वेक्टर है ना, जो फर्स्ट वेक्टर है इनिशियल वेक्टर, इसका टेल और जो फाइनल वेक्टर है उसका हेड है ना, जो दूसरा वेक्टर है उसका हेड, इसको मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, ये इसी को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर है ना। एफ नेट यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये लेंथ 10 थी, ये 8 थी, तो टोटल कितना हो जाएगा 18, तो ये 18 न्यूटन हो जाता है। ये समझ में आ रहा है ना। पहले वेक्टर को लिए, इसके हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाए, ठीक है। तो दूसरा वेक्टर का देखिए टेल यहाँ आ गया, तो हेड कुछ आगे चला गया, और पहला वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड, इसको जो मिलाने वाली लाइन है ना। अच्छा, डायरेक्शन कैसे लेते हैं हम लोग, तो पहला वेक्टर के टेल से आप चलिए और दूसरे वेक्टर के हेड तक जाइए, है ना। तो ये जो डायरेक्शन हो गया इधर जाने का, वही डायरेक्शन है रिजल्टेंट फोर्स का, है ना, नेट फोर्स का, ठीक है ना। और इसकी लेंथ कितनी हो गई, तो 10 + 8 = 18। अब इसी तरीके से आप सेकेंड वाला समझिए, है ना। जो ये दिया गया था कि अगर मान लेते हैं, आप ऐसे समझिए कि इस एक ब्लॉक है, इस पे इधर लगा रहे हैं हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं 6 न्यूटन का फोर्स, है ना, ठीक है। अब हम लोग को पूछा गया है कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, तो इसी प्रोसेस को फिर से अपनाते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए 10 न्यूटन का ले लिए पहले, तो 10 न्यूटन है ना, ये 10 न्यूटन वाला फोर्स हो गया। तो 10 न्यूटन के फोर्स जो है, 10 का जो हेड आया है ना, हेड है, उससे हम लोग को क्या करना रहता है, ये 6 वाले का टेल मिलाना है ना। तो 6 वाले का टेल, और इसको पैरेलली ला के यहाँ रखते हैं, तो 6 वाले का टेल देखिए यहाँ पे हम लोग मिला रहे हैं, है ना। तो 6 न्यूटन का टेल है ना, तो ये 6 न्यूटन का टेल यहाँ हो गया, और ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो ये 6 वाला यहाँ तक आ गया, है ना। तो ये 6 है और नीचे वाला 10 था। अब हम लोग क्या कहते थे कि जो पहला वेक्टर जिसको आप माने थे, ठीक है, उसके टेल से चलना शुरू कीजिए, कहाँ तक, दूसरे के हेड तक, है ना। तो पहले वेक्टर का देखिए, पहला जो वेक्टर था अपना, है ना, उसका टेल यहाँ था, और हमको कहाँ तक जाना है, दूसरे वेक्टर के हेड तक। दूसरे वेक्टर का हेड यहाँ है, तो ये जो वेक्टर निकल के आया ना, ये इसी को हम लोग कहते हैं एफ नेट, है ना। तो अब देखिए एफ नेट कौन सा लेंथ हो गया, यही लेंथ है जो रेड कलर से आपको दिखाया जा रहा है। तो टोटल 10 में से 6 माइनस कर दिए, तो ये कितना बचा, 4। तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि एफ नेट कितना हो गया, तो 4 न्यूटन। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करते चलिएगा इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जब दो फोर्स इंक्लाइन थे एक दूसरे पे, है ना, जैसे ये ब्लॉक लिए थे, इस ब्लॉक पे क्या बताए थे कि अगर एक इधर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और एक इधर लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स, अगर कुछ ऐसा हो रहा है ना, इधर 10 न्यूटन है और इधर 6 न्यूटन है, और एंगल बीच का कितना है, थीटा = 60 डिग्री, है ना। तो अब नेट फोर्स कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा, ये देखना है। तो फिर से हम लोग इसको ए वेक्टर मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। सेम प्रोसेस अपनाते हैं। पहले ए वेक्टर को लिखिए, यहाँ पे देखिए, जो 10 न्यूटन था इसको यहाँ पे बना लेते हैं, ये 10 न्यूटन है ना, ए लिख लेते हैं इसको, ठीक है, वैल्यू नहीं देते हैं ठीक है ना। अभी ए बी के टर्म में ही लिख लेते हैं, तो ये ए है, और दूसरा वेक्टर जो है ना, इसको हम लोग पैरेलली लाते हैं बी को, और इसका जो टेल है ना, इसके टेल को ए वाले के हेड से मिलाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना, ये हो गया, है ना। तो ये अपना 6 न्यूटन का हो गया है। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन का था, ये 6 न्यूटन का था, है ना। ये जो है बी वेक्टर है। तो रिजल्टेंट क्या बताए थे कि जो पहला वेक्टर आप जिसको माने थे ना, उसका टेल लेना है। तो पहले वेक्टर का ये टेल और दूसरे वेक्टर के हेड से इसको मिला देना है ना। तो पहला वेक्टर का टेल लिए यहाँ पे और दूसरे वेक्टर के हेड से मिला दिए, है ना। तो ये जो वेक्टर निकल कर आएगा ना, पहला का टेल और दूसरे के हेड को मिलाने वाला, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट, है ना। एफ नेट कह दीजिए, अगर ये दोनों फोर्स है तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो एफ नेट निकालने का तरीका समझ में है कि पहले वेक्टर के टेल को मिलाए, टेल से लिए और दूसरे वेक्टर के हेड तक गए, और ये लेंथ होगी, ठीक है ना, जितनी भी लेंथ होगी, ये लेंथ जो होगी वो रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, ठीक है ना।
लेकिन अब मुश्किल यहाँ पे ये चीज़ है ना कि यहाँ पे ये एंगल जो है, ये तो अगर हम लोग ने यहाँ 60 डिग्री लिया है तो ये वाला एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो यहाँ हम लोग पाइथागोरस नहीं लगा सकते हैं और इस लेंथ को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग समझते हैं यहाँ से। तो देखिए, हम लोग को जब ये लेंथ निकालनी है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना यहाँ से कि हम लोग को ये लेंथ निकालनी है ना, और हम लोग चाहते हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाए। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ से इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाए और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, है ना। अब ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो देखिए ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं LMNO, है ना। अब ये MNO, इस ट्रायंगल को हम यहाँ अलग से बना रहे हैं। देखिए ये है M, ये है N और ये है O, है ना। इस लेंथ को हम लोग कितना बोले हैं, B, है ना। तो अब देखिए ये एंगल B है और ये एंगल जो है ना, ये एंगल 60 डिग्री था, तो ये एंगल 60 डिग्री ही होगा, है ना, जिसको हम लोग थीटा भी मान के चल रहे हैं ना, थीटा बोला गया है। तो ये एंगल जो है वो थीटा है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम लोग इसको x बोल दें और इस लेंथ को y बोल दें, परपेंडिकुलर को y और बेस को x बोल दें, तो यहाँ से आप देखिए हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो y बाई बी। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b साइन थीटा। ये समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, अगर हम लोग cos थीटा लिखें तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, मतलब कि x बाई बी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b cos थीटा, है ना। तो ये जो लेंथ यहाँ से आ गई ना, ये लेंथ जो हुई ये b cos थीटा है और ये लेंथ कितनी है, b sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग अलग से नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अब हम लोग के पास देखिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है यहाँ पे, है ना। अब हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे अलग से देखिए बना दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ये लेंथ कितनी है, पहले से ये a थी और ये b cos थीटा है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस b cos थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर वाली लेंथ है वो कितनी हो गई, b sin थीटा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और हम लोग को यही तो लेंथ चाहिए, है ना। ये लेंथ जो है जिसको हम लोग f नेट बोल रहे हैं ना, f नेट बोल रहे हैं ना, और यही f नेट तो चाहिए। तो यहाँ से f नेट हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है ना। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा यहाँ से, b sin थीटा का स्क्वायर और प्लस a प्लस b cos थीटा का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ से देखिए
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसको अगर हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, इसको पहले लिख लिए ए स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। इसमें से अगर बी स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लें, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। चलिए अभी लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस का क्या है 2ab कॉस थीटा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से ये क्या रह जाएगा, केवल बी स्क्वायर रह जाएगा। तो ये कितना आ गया देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो ये एफ नेट का फॉर्मूला बन गया, है ना। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको ए बी और थीटा दिया हुआ था, तो यहाँ ए बी और थीटा के टर्म में फॉर्मूला है, तो यहाँ से ए बी और थीटा की वैल्यू रखिए और एफ नेट यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग एनालिटिकल मेथड कहते हैं, जिससे फार्मूला के थ्रू आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये निकल के चला आया, है ना। अब इसमें देखिए हम लोग क्या बताया था कि अगर इसका जो नेट फोर्स तो इधर की ओर है, लेकिन जो नेट फोर्स जो है ना वो एंगल कितना बना रहा है ना, जो नेट फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या है। तो देखिए डायरेक्शन जो होगा वो इस एंगल को हम लोग अल्फ़ा बोल दें अगर, तो यही एंगल अल्फ़ा है, यहाँ से आ रहा है समझ में ना। तो डायरेक्शन के लिए देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा और अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है चीज़। तो अगर जैसे आप मान लीजिए समझिए कि अगर इसकी वैल्यू आप निकालें और कुछ वैल्यू इसकी निकल के आ गई √3, है ना, इसकी वैल्यू आ गई √3, तो आप क्या बोलिए कि अल्फ़ा कितना है 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई निकल के 1, तो आप बोलिए कितना है अल्फ़ा 45 डिग्री है। इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 1/√3, तो आप क्या बोलिएगा अल्फ़ा 30 डिग्री है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है ना, लेकिन कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है ना कि जैसे इसकी वैल्यू आ गई, मान लेते हैं कि √2, तो √2 वैल्यू तो आप नहीं पढ़े हैं अभी, तो आप क्या कीजिएगा ना कि अगर कोई वैल्यू ऐसा है जिसका वैल्यू आपको नहीं पता हो, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इन्वर्स, है ना, tan इधर जाएगा तो tan इन्वर्स में आ जाएगा, और ये पूरी वैल्यू को आप लिख दीजिए यहाँ पे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन होता है इसका, ठीक है। अब हम लोग के पास 2 फॉर्मूले आ गए हैं यहाँ पे, देखिए एक फार्मूला तो रिजल्टेंट का ये है, ठीक है, एक तो फार्मूला रिजल्टेंट का ये निकल कर आया, ठीक है ना। एक रिजल्टेंट का ये फार्मूला निकल कर आया, है ना, और दूसरा जो है डायरेक्शन का ये फार्मूला निकल कर आया, है ना, डायरेक्शन का ये फार्मूला निकल कर आ गया, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखिए इस बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग इसी फॉर्मूले से, है ना। तो ये जो अपना क्वेश्चन था कि इस ब्लॉक पे, ये जो ब्लॉक था, है ना, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया गया था, इधर कितना 10 न्यूटन का, और इधर कितना लगाया गया था 6 न्यूटन का, यही था ना, और दोनों के बीच की एंगल कितनी थी 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को एफ रिजल्टेंट निकालना था, तो एफ नेट का फॉर्मूला अब हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब कि 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6 और कॉस 60 डिग्री, है ना। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए निकल कर वैल्यू कितना आया, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और प्लस ये देखिए कितना हो गया 60, है ना। तो ये कितना निकल कर आ गया, ये वैल्यू 196, है ना। तो 196 शायद से 14 का होता है ना, ठीक है ना। तो ये 14 निकल कर आ गया, है ना। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो 14 न्यूटन ये फोर्स निकल कर आ गया। अब है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स जो है ना, वो कुछ तो ऐसे जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स है ना, और ये 14 न्यूटन का निकल कर आ गया। अब ये रिजल्टेंट फोर्स ये 10 वाले से कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा निकालने के लिए भी आपके पास ये फॉर्मूला है, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है उसके लिए। तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला अगर लगाएं तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, है ना। बी यही था, ये बी है और ये ए है ना। तो बी साइन थीटा, तो यानी कि 6 साइन 60 डिग्री अपॉन ए कितना है 10 प्लस 6 कॉस 60 डिग्री, है ना। तो देखिए 6 साइन 60, तो 6 इंटू √3/2, ठीक है, और अपॉन में कितना होगा 10 और प्लस 6 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, है ना। तो ये 3 आ जाएगा यहाँ से, और इससे देखिए तो 2 3 टाइम्स में तो 3√3 अपॉन कितना आ गया 13, है ना। तो ऐसा तो कोई वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3√3 अपॉन 13। तो ये वैल्यू डायरेक्शन में निकल के आ गया, है ना। तो ये इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हुआ और ये डायरेक्शन आपको पता लग गया कि जो अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा किस डायरेक्शन में है ना, ये रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि tan इनवर्स 3√3/13 ये ए से जो है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतने एंगल पे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं एनालिटिकल मेथड। एक इसका ग्राफिकल मेथड है जिसको हम लोग डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। तो देखिए ये 14 न्यूटन आ रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं अभी, है ना। ये 14 न्यूटन, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए अभी हम लोग यही देख रहे थे ना कि एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन का और इधर लग रहा है 6 न्यूटन का, और एंगल है 60 डिग्री, और जो रिजल्टेंट फोर्स निकल कर आया था ना वो आया था 14 न्यूटन का, है ना। 14 न्यूटन निकल कर आया था। अब इस चीज़ को हम लोग ग्राफिकली देखते हैं। देखिए क्योंकि हम लोग ने क्या कहा था ना कि अगर ये लेंथ 10 है ना, और ये लेंथ 6 है, और ये एंगल जो है ना इधर से ये एंगल कितना था, ये एंगल था 60 डिग्री, है ना। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो रिजल्टेंट जो निकल कर आ रहा है ना ये 14 हो रहा था। अभी हम लोग एनालिटिकली देखें इस चीज़ को, तो क्या ग्राफिकली भी ये चीज़ प्रूफ हो सकता है। तो देखिए इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एक हम लोग लाइन लेते हैं, है ना। तो एक लाइन लेते हैं 10, ठीक है। अप्रॉक्स 10 है, ठीक है, 99.8 आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग स्केल से एक बार स्ट्रेट कर लेते हैं ना। तो देखिए तो ये लाइन स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए तो ये अप्रॉक्स 10 ले सकते हैं इसको, 99.8 है। तो दूसरा कितना है 6 है ना। तो एक 6 का हम लोग लाइन लेते हैं ना, ठीक है ना। ये एक्चुअली मिलीमीटर में है, इसलिए 99.8 का मतलब ये 9.98 हो जाएगा, है ना।
सेंटीमीटर में रखें तो एक 6 का लेने का मतलब है कि आपको ये 60 का आएगा, है ना। तो 60 का देखिए अप्रॉक्स 60 ले लेते हैं हम लोग, 60, ठीक है, 59.8 है। चलिए ठीक है, चलेगा ये। अब हम लोग को क्या करना है ना कि ये जो एंगल है ना हॉरिजॉन्टल से कितना लेना है, 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग इस एंगल को 60 करते हैं, 60 बनाते हैं ना, ठीक है। तो देखिए ये एंगल हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे, और एंगल 60 कुछ यहाँ आएगा, है ना। तो इस लेंथ को हम लोग को बनाना है ना। तो देखिए इसको सेलेक्ट किए और इसको हम लोग 60 डिग्री का एंगल देना है, ठीक है। लगभग 60 हो गया, है ना। तो इस लाइन को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए ये 10 है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, 10 और 6 का था। तो ये लेंथ जो है ना ये कितना आया था हम लोग का, 14 था, है ना। ये लेंथ कितना था, 14 था। तो इसका टेल और इसके हेड को मिलाने वाला लाइन की जो लेंथ होनी चाहिए ना वो 14 होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, इस लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है, कि ये लेंथ कितना आ रहा है। तो चलिए ये जो टेल है यहाँ से चले हम लोग और इसके हेड तक चले गए ये, ठीक है ना। चलिए तो देखिए 139 है ना, मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं 13.99, ठीक है ना, 13.99 आ रहा है इतना सेंटीमीटर। तो इसको अप्रॉक्स हम लोग 14 सेंटीमीटर ले सकते हैं, है ना। तो देखिए अगर हम लोगों ने ये 10 लिया, अप्रॉक्स 10 अगर रहता, ठीक है ना, ये अप्रॉक्स 10 है, ठीक है ना। तो अगर ये 10 है और ये 6 है तो पहले वेक्टर का जो हेड है उसके दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाए तो इनिशियल का टेल और फाइनल वेक्टर का हेड, इसको मिलाने वाली जो लाइन है इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर आ गई, है ना। और यही रिजल्टेंट होता है। तो इस चीज़ को हम लोग ग्राफिकली भी देख रहे हैं और एनालिटिकली हम लोग फॉर्मूले से भी इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आया। तो ऐसे होता क्या है कि जैसे कई सारे आपको और भी वेक्टर दिए हो, जैसे एक वेक्टर मान लेते हैं कि दिया है ए है ना, ये फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है ना। दूसरे वेक्टर का टेल जो है ना पहले के हेड से मिलाइए, ये मान लेते हैं कुछ बी वेक्टर है, फिर कोई ऐसे सी वेक्टर है ना, फिर ऐसे कोई और ले लेते हैं डी वेक्टर है, ठीक है। तो इन चारों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा ना, ठीक है ना, ये फोर्स का रिजल्टेंट कैसे होगा, तो पहले वेक्टर के टेल को लीजिए और जो फाइनल वाला वेक्टर इसके हेड को मिलाइए और ये जो लेंथ निकल कर आएगी ना, ठीक है ना, यही इस चारों वेक्टर का जो है ना रिजल्टेंट होगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो यही एफ नेट निकल कर आएगा आपको अगर ये चार अलग अलग फोर्स लग रहा है तो। आई बात समझ में ना, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इसके रिजल्टेंट फोर्स वाले, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो कंपोनेंट निकालना होता है ना, एक फोर्स का कंपोनेंट होता है वो चीज़ क्या है, ठीक है, उसको समझेंगे। उसके बाद देखेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जो वेक्टर का दो तरह का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं।